स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज दशहरा है, दसवीं है, सारा माहौल फेस्टिवल का है हर तरफ। और देखो आप, हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा फेस्टिवल तो बस यही है कि आप अच्छा कुछ करें, अच्छे से पढ़ें, कुछ सीखें, लर्न करें। तो इससे ज़्यादा खुशी हमें कुछ बात की होती नहीं। जब आप कमेंट करते हो दिल्ली से बाहर के, अदर स्टेट के, इवन आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर बहुत अच्छी वीडियो समझ में आ रही है, कंटिन्यू करें। तो मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी पहले से भी यूट्यूब पे वीडियो हैं, बट वो पुरानी वीडियो हैं। इसे अपडेट करके मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई वीडियोज़ बना रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस बनाता हूँ मैं। तो ये ऑप्टिक्स का सीरीज चल रहा है, रे ऑप्टिक्स का। और बच्चों, रे ऑप्टिक्स के सीरीज में आज एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है TIR में, ध्यान से समझना। आपको पता है कि जब एक लाइट रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने रास्ते से टर्न हो जाती है। क्या कहना चाह रहा हूं? आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो लाइट जो सरफेस का नॉर्मल है उससे दूर भागने लगती है, और जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगती है। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये रिफ्रैक्शन में हमने आपको पढ़ाया था। तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में है और लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये टॉपिक तभी क्लियर होगा जब इसके बारे में ध्यान रखना। बेटा यहां इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप ध्यान से, मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे डेंसर टू रेयर होना चाहिए लाइट का जाना, तभी ये टॉपिक पढ़ा पाओगे या पढ़ पाओगे। ये टॉपिक तभी होता है जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है। रेयर से डेंसर में TIR जैसा कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? बार बार मैं बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? डेंसर मीडियम में। अब सुनो, अब आपको पता है कि रिफ्लेक्शन में मान लो कोई लाइट सरफेस के नॉर्मल जाती है, पढ़ा होगा। नॉर्मल का मतलब इंसिडेंट एंगल अगर 0 डिग्री है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 डिग्री होता है, नो रिफ्रैक्शन। पढ़ा चुका हूं लास्ट वीडियो में कि अगर कोई लाइट सरफेस के नॉर्मल होगी तो सीधे निकल जाएगी। पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर कोई लाइट मान लो एंगल पे आई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर कोई लाइट एंगल पे आई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जैसे जैसे लाइट एंगल पे आते जाएगी तो उधर भी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। 0 डिग्री पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और हम इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ता जाएगा, लाइट और दूर होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये सुनने वाली बात है, कि इतना ज्यादा हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाएं, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ गया, इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ते 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 लाइट एकदम सरफेस पे ही चलने लगेगी। बेटा एकदम सरफेस तक आ जाएगी, नॉर्मल से दूर होते 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 सरफेस पे ही चलने लगेगी लाइट। आई मीन टू से रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस इंसिडेंट एंगल को याद रखना। उस इंसिडेंट एंगल को, कौन सा इंसिडेंट एंगल? जिस इंसिडेंट एंगल पे लाइट डेंसर से रेयर ना जाने के बजाय सरफेस पे ही चलने लगे, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। C फॉर क्रिटिकल एंगल, इसको नहीं भूलना। आप बोले व्हाट इज C फॉर व्हाट बच्चे? C फॉर क्रिटिकल एंगल। यहां जो हमने C लिखा है ना, C का मतलब है क्रिटिकल एंगल। C फॉर क्रिटिकल एंगल, C फॉर क्रिटिकल एंगल, C फॉर क्रिटिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाती है, 0 डिग्री पे जाएगी, 0 डिग्री पे निकल जाएगी। और इंसिडेंट एंगल पे आएगी, कोई और एंगल पे गिराओगे, उधर चली जाएगी। जितना ज्यादा इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ेगा। लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, लाइट नॉर्मल से दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दूर होते 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 सरफेस पे ही चलने लगेगी, यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो एट दैट टाइम वो इंसिडेंट एंगल, जिस इंसिडेंट एंगल पे अगर लाइट को गिराया जाए और रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे हो, लाइट सरफेस पे चलने लगे, उस एंगल को, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब और हम इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं, हम इंसिडेंट एंगल को लगातार बढ़ा रहे हैं। मेरा मन क्या कि और इंसिडेंट एंगल बढ़ाएं, तो अब क्या होगा? अब इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल को हमने क्रिटिकल से भी ज्यादा कर दिया। अब क्रिटिकल से भी आगे बढ़ गए, तो अब तो लाइट सरफेस तक पहुंच ही गई है। तो अब एक ही चीज होना बाकी है कि अब लाइट अंदर आने लगेगी।
उधर तो बहुत दूर की बात है, उधर तो जाना बहुत पहले बंद हो गया था। क्रिटिकल एंगल पे लाइट सरफेस पे आने लगी, लेकिन अब इंसिडेंट को और बढ़ा दें, क्रिटिकल से भी आगे कर दें, तो अब लाइट वापस उसी मीडियम में आने लगेगी। रिफ्रैक्शन जैसी चीज खत्म, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, लाइट जाएगी और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट मींस जब लाइट डेंसर से जाए और रेयर में ना जाने के बजाय वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगे, रिफ्लेक्शन तो खत्म, रिफ्लेक्शन शुरू हो जाए, उस फिनोमेना को TIR कहते हैं। और ये TIR होता कब है? जब इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा है। क्रिटिकल एंगल क्या है? वो इंसिडेंट एंगल जिस पे लाइट सरफेस पे आ जाती है। तो अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो इसको आप ऐसे बता सकते हो इस पॉइंट को कि सर आप ऐसे क्यों नहीं बताते, आप ऐसे क्यों नहीं समझा रहे हो हमें, क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, कि जब इंसिडेंट क्रिटिकल से कम है तब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जब इंसिडेंट क्रिटिकल से कम है लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जब इंसिडेंट क्रिटिकल के बराबर है लाइट सरफेस पे आ गई, जब इंसिडेंट क्रिटिकल से कम रहेगी लाइट उधर रिफ्रैक्ट करेगी, जब इंसिडेंट क्रिटिकल पे आ जाएगी तो सरफेस तक लाइट आ जाएगी, और जब इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने लगेगी, TIR होने लगेगा, क्योंकि सरफेस पे तो आ ही चुकी है। इंसिडेंट और बढ़ाओगे तो अब रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, अब लाइट नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उधर तो खत्म हो चुका है मामला। इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन शॉर्ट ये समझा जाए, आप इस बात को समझो और अच्छे से समझो। शॉर्ट में बता दूं मैं, पहला पॉइंट कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से कम होता है तब लाइट यहां रिफ्रैक्ट होती है, तब लाइट में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल के बराबर हो जाती है बेटा, तब लाइट कहां पे आ जाती है? एट सरफेस। तब कुछ नहीं होता, लाइट सरफेस पे पहुंच जाती है। और थर्ड पॉइंट, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो सरफेस के बाद अब लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, डेंसर मीडियम में ही आने लगती है। सब लाइट जाएगी डेंसर मीडियम से, उसी में लौट जाएगी, उधर जा ही नहीं पाएगी, रेयर मीडियम में जा ही नहीं पाएगी। कब? जब इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा है, यानी यहां पे होने लगता है TIR। अब बच्चे पूछते हैं कि सर, यानी क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिससे पहले, मतलब अगर इंसिडेंट इस क्रिटिकल से कम है तब लाइट उधर जाएगी, और क्रिटिकल से ज्यादा है तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसी मीडियम में। तो सर ये कहानी तब होती है जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है। तो सर एक ऐसा फॉर्मूला बना दो मेरे लिए कि हम पता कर सके कि क्रिटिकल एंगल निकालते कैसे हैं। अभी तो आपने क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया और उसके रेस्पेक्ट में बताया कि इंसिडेंट जब क्रिटिकल से कम होगा तो लाइट उधर जाएगी, इंसिडेंट क्रिटिकल के ज्यादा होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, TIR होगा। लेकिन क्रिटिकल एंगल निकालने का कुछ फॉर्मूला तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो कुछ होता नहीं है। तो मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना और अच्छे से देखना। अब मान लो हम इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम A रख दिया मैंने। किस पॉइंट का नाम? जहां पे इंसिडेंट क्रिटिकल के बराबर है, मैंने इस पॉइंट का नाम बेटा A रख दिया। ध्यान से देखना, थोड़ा डायग्राम साइड कर रहा हूं, इसको आप देखिएगा ध्यान से। अब आप आ जाओ, अब आप एक काम करो, अब आप काम ये करो कि आप स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ। कहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ? A पॉइंट पे, A पॉइंट पे लगा दो स्नेल्स लॉ, तुरंत लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है आपको अच्छे से पता है, उधर का म्यू और उधर का एंगल। तो आपको पता है ना उधर हमने कौन सा क्या मीडियम था, बताओ इधर कौन सा मीडियम था? रेयर मीडियम। तो म्यू1 की तरफ क्या है? क्या है? एंगल 90। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? म्यू1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू क्या? स्नेल्स लॉ है, उधर का म्यू उधर का एंगल, उधर का एंगल 90 है यहां पर, इज इक्वल टू इधर का म्यू इधर का एंगल, इधर का म्यू क्या है? म्यू2 और एंगल है C, यहां पे लगा रहा है ना A पे, तो क्या हो गया? म्यू2 इंटू साइन C। ये तो है आपका स्नेल्स लॉ, उधर का म्यू उधर का साइन एंगल इज इक्वल टू इधर का म्यू इधर का साइन एंगल। तो एक है A पे इधर का एंगल 90 और म्यू1 साइन 90, A पे इधर का म्यू म्यू2 एंगल C, म्यू2 साइन C। साइन 91 तो साइन C इज इक्वल टू, यहां से क्या निकल गया? यहां से निकल गया साइन C इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, म्यू1 बाई म्यू2। आ गया ना, ये इधर चला गया, साइन 91 हो गया। अब मुझे बताओ
यहां से C क्या आ गया, फिर हमें तो C पता करना है, हमें तो क्रिटिकल एंगल पता करना है, हमारा मकसद तो क्रिटिकल एंगल का है, हमें तो ये निकालना है। तो अब क्या करें बेटा, अब हम क्या करें, C को निकाल देते हैं। तो C इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स μ1 बाई μ2 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए आप इतनी देर से परेशान थे। तो ये फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का। क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स μ1 का मतलब रेयर मीडियम का म्यू अपॉन μ2 डेंसर मीडियम का म्यू। अगर आपको ये लग रहा है कहीं पर कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो डेंसर से रेयर में 3 कहानी बनती है। मैंने बताया 3 स्टोरी बनती है, या तो लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी स्टोरी नंबर 1, या लाइट सरफेस पे आ जाएगी स्टोरी नंबर 2, या लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी स्टोरी नंबर 3। अब आपने पूछा गया कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो बताओ इन तीनों में से कौन सी कहानी होगी। रेयर टू डेंसर में कुछ नहीं होता, डेंसर से रेयर में होता है। इन तीनों में कौन सी स्टोरी बनेगी, तो सबसे पहले आप क्रिटिकल चेक करोगे कि आपका क्रिटिकल एंगल क्या है। कैसे चेक करोगे, सी का फॉर्मूला साइन इनवर्स μ1 बाई μ2, साइन इनवर्स रेयर बाय डेंसर, μ1 का मतलब रेयर मीडियम का म्यू, μ2 का मतलब डेंसर मीडियम का म्यू। मान लो क्रिटिकल एंगल आ गया 15 डिग्री, जस्ट एग्जांपल 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया, और आप जो लाइट गिरा रहे हो वो 10 डिग्री पे गिरा रहे हो, यानी आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से कम है, तो बोलोगे लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी। आपका इंसिडेंट एंगल भी 15 डिग्री है और क्रिटिकल भी 15 ही डिग्री आया था, तो लाइट बोलोगे सरफेस पे रहेगी, ना इधर ना इधर। आपका इंसिडेंट एंगल 20 डिग्री है और क्रिटिकल तो 15 था, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा, तो बोलोगे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सब स्टोरी कब होती है, ये सब सस्पेंस कब बनता है, जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ मूव करती है। तो 3 तरह के डाउट मन में चलते हैं कि क्या होगा, तो वो पहले क्रिटिकल निकालेंगे, फिर इंसिडेंट से कंपेयर करेंगे, जो सूट करेगा कंडीशन वो लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड TIR, इसको कहते हैं TIR। तो मुझे पूरी उम्मीद है TIR समझ में आया होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से करवाया है, आप जरा सुनना। बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चंस कराए। अब मैं इस पे कुछ एग्जांपल बताता हूं। बेटा वीडियोस में कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, सर ये टॉपिक जल्दी से बता दो। ये तो मैं सारे टॉपिक बताऊंगा, मैं सारे टॉपिक बताने के ही लिए आया हूं। आपको सारे सिस्टम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप देखना बहुत जल्दी आपके सारे टॉपिक के आपके पास प्लेलिस्ट होगी, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। टेंशन ना लें, आप सिस्टमेटिक वे में हर वीडियो को देखें और पढ़ाई करें। हर तरह के कॉपरेशंस के लिए मैं तैयार हूं, आप बस पढ़ें आप अच्छे से। अब बच्चे जब ये टॉपिक हो गया, तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे इसके कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है इसका। पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ये TIR का ही एग्जाम्पल है। आपको मैं बताता हूं, ये जो डायमंड होती है ना, जो हीरे होते हैं डायमंड, इनमें जो चमक होती है ना, उसके पीछे भी TIR है। आपको बता दूं मैं, डायमंड में जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो TIR है। कैसे? डायमंड में आपने देखा होगा कि डायमंड का जो सरफेस होता है कभी प्लेन नहीं होता, उसमें छोटे छोटे कटिंग्स होते हैं। क्यों कटिंग किए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो कोशिश ये रहती है कि डायमंड के अंदर जो एक बार लाइट चली जाए, डायमंड के अंदर लाइट चलेगी, मतलब कौन से मीडियम में चलेगी, टेंसर मीडियम में। तो कोशिश ये रहती है कि एक बार डायमंड के अंदर लाइट चली जाए फिर वो बाहर ना निकल पाए। मतलब क्या हुआ, एक बार डेंसर में लाइट जाए तो फिर बाहर आ ही ना पाए, अंदर ही टकरा टकरा के एक सरफेस से दूसरे सरफेस, दूसरे सरफेस से तीसरे सरफेस, ऐसी अंदर टकरा टकरा के रिफ्लेक्शन होता रहे। और आपको पता है जितना रिफ्लेक्शन होगा उतनी चमक बढ़ेगी और वो इतना अच्छा डायमंड कहलाएगा। तो सोचो हम एक बार डेंसर मीडियम में लाइट को डाल दें, आप ये सोचें लाइट बाहर ही ना आए, रेयर में, बाहर कौन सा मीडियम है, डायमंड के बाहर एयर मीडियम में, एयर है ये, और डायमंड रख दिया मैंने, डायमंड है बाहर एयर है, और एक बार लाइट डायमंड के अंदर चली जाए फिर बाहर ना निकल पाए। मतलब एक बार लाइट डेंसर मीडियम में गया तो गया, फिर रेयर में ना पाए, अंदर ही टकरा टकरा के रिफ्लेक्शन हो, यानी डेंसर में ही रिफ्लेक्ट करे तो TIR हो। तो उसके लिए वो जो बंदा है, वो जो पहले डायमंड के लिए क्या क्रिटिकल एंगल है वो पता करता है। तो अभी आपको बताओ क्रिटिकल एंगल का मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, C इज इक्वल टू
C इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फॉर्मूला था μ1 बाई μ2, और ये μ1 किसका था बेटा आप बताइए, रेयर मीडियम का, और μ2 किसका था बताइए, डेंसर मीडियम का। और जब बाहर रेयर मीडियम जब एयर हो जाता है तो हम उसको फॉर्मूले को फिर अब ऐसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो बोलोगे सर कई सारे बुक में आपको क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला होगा और कई सारे बुक में क्रिटिकल एंगल का ऐसे फॉर्मूला दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। उसने रेयर मीडियम को एयर मान लिया है तो एयर का 1 है और डेंसर का जो भी म्यू है वो ले लिया है। तो जब आसपास का मीडियम रेयर मीडियम हो, डेंसर नहीं हो, रेयर मीडियम हो, तो वहां पे μ1 के जगह पे 1 ले लेते हैं और नीचे डेंसर का म्यू ले लेते हैं। तो अब बताओ डायमंड के आसपास कौन सा मीडियम है, डायमंड के आसपास कौन सा मीडियम है, एयर, और अंदर जो मीडियम है वो ग्लास। तो डायमंड के लिए जब वो बंदा चेक करता है तो उसे पता चलता है, ये पता चलता है कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। उसने पहले चेक कर लिया, कौन से फॉर्मूले से चेक किया, इससे या इससे, इससे किया, क्योंकि बाहर का सराउंडिंग एयर है तो एक ही चीज। अब वो बंदा इस तरह कटिंग करता है कि लाइट एक बार जो अंदर जाए, कौन से मीडियम में जाए, डेंसर मीडियम में, तो किसी भी सरफेस से टकराए उसका इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल से ज्यादा हो। पहले उसने क्रिटिकल निकाला इस फॉर्मूले से, अब वो कोशिश करता है कि एक बार लाइट डायमंड के अंदर जाए, बस जाए तो जाए, और हर सरफेस पे गिरे तो क्रिटिकल से ज्यादा पे गिरे। और मैंने क्या पढ़ाया था, जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाना चाहती है लेकिन इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा है तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी और हर सरफेस पे गिरेगी इसी एंगल पे, इसी कंडीशन के साथ, तो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है उतनी ज्यादा चमक बढ़ती है। यही कारण है हीरे के चमकने का, डायमंड के चमकने का। तो भैया पढ़ा दिया, घर बैठ के अब हीरे भी बना सकते हो, आप डायमंड बना सकते हो, एक पार्ट टाइम बिजनेस हो गया। अब सब लोग लग जाओ डायमंड बनाने के लिए, फॉर्मूला दे दिया मैंने, घर बैठे डायमंड बनाना है, और 2-4 हमें भी दे देना यार, हमारे पास नहीं है डायमंड वायमंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप हीरे की शाइनिंग, ब्रिलियंस, उसके पीछे भी, डायमंड के ब्रिलियंस के पीछे भी TIR है, याद रखना। उसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन इसका ये जान लीजिए, सेकंड है मिराज। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा मिराज। आपको मैं बता दूं, पहले ये 12th के सिलेबस में हुआ करता था, 2022 में ये सिलेबस से ये दोनों टॉपिक हट गया है इस बार, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जानकारी रहे। सिलेबस से हटना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको तो जानकारी होनी चाहिए, कंपटीशन में क्या चीज कहां से आ जाए नहीं पता, और नीट में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक को मैं स्किप नहीं कराता हूं। अब मिराज के बारे में जानते हो। मिराज होता है ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। आपने सुना होगा मिराज इज द ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा है मिराज। ये कब होता है बेटा, गर्मी के दिनों में। ये कब होता है, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो आपने देखा होगा हाईवे पे जब गाड़ी चल रही होती है तो अचानक हमें दूर सड़क पे दिखता है कि कोई चीज रोड पे चमक रही है, शाइन सा कर रहा है, सड़क पे कोई चीज चमक रही है, तो आपको लगता है कहीं वहां पानी तो नहीं है, वाटर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्सर वाटर पे जब तेज धूप पड़ती है, जब तेज सनलाइट पड़ता है, तो वो पानी वहां पे चमकता है, शाइन करता है, तो आपको लगेगा वहां वाटर है। ये डेजर्ट एरिया में भी होता है। जब आप वहां पहुंचते हो गाड़ी लेके तो लगता है तो कुछ नहीं, तो सड़क है यहां पर, हम तो धोखा खा गए। तो इसी को कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिक्स के कारण ये धोखा हमें पता मिलता है। धोखे तो जिंदगी में बहुत मिलते हैं, हर तरह के मिलते हैं, किसको धोखा नहीं मिला है? कौन बिना धोखा के, हर को धोखा मिला है भाई लाइफ में। मैंने भी खाया धोखा, बताऊंगा नहीं लेकिन, ठीक है। अब पढ़िए आप। अब यहां पे क्या है कि जो मिराज है उसमें भी ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन वो वाला धोखा नहीं जो आप समझ रहे हो, ये ऑप्टिक्स का धोखा है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, याद रखना। इसमें क्या होता है, ये सब चीजें कैसे होती, सुनिए। एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। कहते ये हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा टेम्परेचर के इनवर्सली होता है, इसको ध्यान रखना, याद से समझना बेटा। और गर्मी के दिनों में यह महसूस किया जाता है कि जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, और सरफेस के पास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सुनो ध्यान से, सरफेस के पास का, ये मान लो सरफेस है, ये मान लो सरफेस है, ये सब देखो, जैसे जैसे, यहां ध्यान रखना बेटा, जो अर्थ के सरफेस के पास का रहेगा ना, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है गर्मी के दिनों में, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। और म्यू उल्टा है कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां म्यू कम होगा। तो इसका मतलब यहां का म्यू कम है, तो जो नीचे सरफेस के करीब वाला हिस्सा है वो कौन से मीडियम में आ गया, वो आ गया डेंसर मीडियम में,
क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टेम्परेचर ज्यादा है तो म्यू कम होगा, और सरफेस के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहां का म्यू क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है नीचे जो अर्थ के करीब है, वो है आपका रेयर मीडियम। और ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होने लगता है सराउंडिंग का, तो टेम्परेचर कम होने से म्यू बढ़ जाएगा, तो ऊपर का जो माहौल रहेगा वो कैसा रहेगा, माहौल डेंसर मीडियम का। ये तो क्लियर हो गया कि बहुत हॉट डेज में अर्थ के आसपास मीडियम रेयर होता है और ऊपर मीडियम डेंसर होता है हाइट पे। लाइट कहां से आती है, सन से। सनलाइट कहां से आ रही है, ऊपर से आ रही है। ऊपर से आने का मतलब डेंसर से रेयर की तरफ बढ़ रही है, और डेंसर से रेयर की तरफ जब लाइट आई तो कितनी कहानी बनती है, 3 कहानी बनती है, मैं पढ़ा चुका था, बनती है ना। जब लाइट डेंसर से रेयर आएगी तो 3 स्टोरी बनती है। उस स्टोरी में जो लाइट ध्यान से देखो बेटा, जो लाइट का इंसिडेंट एंगल, जो लाइट का, मैं थोड़ा कलरफुल कर दूं इसको, जो लाइट का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होगा वो लाइट आपकी आंखों पे पहुंचेगा, रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंखों पे पहुंचेगा। और रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा सरफेस से TIR होगा, उतने ज्यादा ब्राइटनेस आपको दिखेगा कि वो जगह उतनी चमक रही है। सब सरफेस से नहीं होगा, कुछ सरफेस पे लाइट गिरने के बाद सरफेस पे ही चली जाएगी, क्यों, उसका मतलब वहां पे इंसिडेंट क्रिटिकल के बराबर है। लेकिन कुछ सरफेस से, कुछ हिस्से से लाइट टकराकर लौटेगी, डेंसर मीडियम में ही जाने की कोशिश करेगी, डेंसर से आकर उधर ही जाएगी, तो ऑब्जर्वर की आंखों पे वही लाइट पहुंचती है चमकती हुई, दूर जो होता है। और रिफ्लेक्शन से जो लाइट पहुंचती है तो आपको पता है उतने दूर का इमेज ब्राइट होगा, और हम जाएंगे तो लगेगा कुछ है ही नहीं, दूर से चमक रहा है, पास गए तो कुछ नहीं, मतलब। और आप एक बार ध्यान दिया आपने, सड़क का पूरा हिस्सा नहीं चमकता, कुछ हिस्सा चमकता है, कुछ हिस्सा शाइन करता है, क्योंकि उतने ही दूर से TIR हो रहा है। तो यहां भी TIR होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन। जितने सरफेस से लाइट गिरेगी, TIR करेगी, उतना सरफेस आपको ब्राइट दिखेगा, वही ब्राइट वाला इमेज आपकी आंखों पे बनेगा और आपको ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाएगा। तो इसके पीछे भी TIR था। इसके बाद बेटा TIR में 4 हैं, 2 तो CBSE से हट गया है, 2 हैं, वो फटाफट करा दूं, और अगली वीडियो में मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, TIR पे 2-4 अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ध्यान से इस बात को समझिए आप। अब यहां पे जो पॉइंट है आप सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोले या हम इसे बोले एप्लीकेशन बोले, इसे थर्ड एप्लीकेशन। इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, आजकल आपने देखा होगा कि आजकल ऑप्टिकल फाइबर यूज ज्यादा हो रहे हैं, जैसे वाईफाई सिस्टम हो, केबल सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उसमें आजकल जो फाइबर यूज हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर, आपको मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं कि ऑप्टिकल फाइबर होता कैसा है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर में आपको ध्यान से देखना, जो पाइप होती है, एक वायर होती है, ग्लास की होती है, ग्लास की होती है। आप देखो ना, आपके घरों में आप देखना मोटी मोटी वायरें होती हैं, जब उसमें हटाओगे प्लास्टिक का कवर तो अंदर ग्लास दिखेगा, मोटा सा ग्लास, वो टूट भी जाता है फट से। तो आजकल एक वायर चल रहा है, एक चीज चल रही है, एक पाइप चल रहा है, उसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, याद रखना, ग्लास का। और उसके ऊपर एक अलग तरह के मटेरियल से क्लैडिंग कर दिया जाता है, अलग तरह के मटेरियल से क्लैडिंग बता दूं, ऐसे कुछ पॉलिश कर दिया जाता है, पूरी तरह से पॉलिश कर दिया जाता है। ये देखो, पूरी तरह से क्लैडिंग कर दिया जाता है, क्लैडिंग। इसको कहते हैं कोटिंग भी कहते हैं लोग, और बहुत सारे लोग क्लैडिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे कोटिंग कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे क्लैडिंग कहते हैं, यानी कि पेंट कर दिया जाता है, पूरी तरह से पेंट कर दिया जाता है किसी पॉलिश से। इसे लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे ध्यान रखना, इसी लोग, बहुत सारे लोग क्लैडिंग भी कहते हैं, CLADDING, क्लैडिंग या कोटिंग। बहुत सारे लोग कोटिंग भी कहते हैं, कोट कर दिया, आपने देखा नहीं है, किसी चीज के सरफेस को अलग कलर से पॉलिश कर देना, पेंट कर देना, उसी को क्लैडिंग भी कहते हैं और कोटिंग भी कहते हैं, राइट। अंदर कौन सा मीडियम है, ध्यान से सुनना, यहां पे कौन सा मीडियम है आपके पास, ये है ग्लास। अंदर ध्यान रखना है, ये जो है ना, ये वाला, ये सब क्या है, ये क्या है बेटा, ग्लास है, ये ग्लास है, ध्यान से सुनना, ये ग्लास है, और ग्लास के ऊपर एक अलग मटेरियल का कोटिंग है, वो है क्लैडिंग या कोटिंग। वो है क्यों कोटिंग किया मैं आपको बताता हूं। और एक बात ध्यान रखना कि जो ग्लास का म्यू होता है ना, वो क्लैडिंग के मटेरियल से ज्यादा होता है।
इस बात का भी ध्यान रखना। यानी कि अंदर डेंसर मीडियम है और बाहर का जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। अब बोलोगे बाहर तो ऑलरेडी एयर है ही है सर, तो बाहर आपने क्यों अलग से क्लैडिंग किया? मैं बताऊंगा क्यों किया। यहां पे रेयर मीडियम को, एयर को हटाकर कुछ और मटेरियल रखा जाता है, बताऊंगा एयर मीडियम को क्यों नहीं यहां पे एज अ रेयर मीडियम माना जाता है। हालांकि बाहर तो अंदर ग्लास है, बाहर ऑलरेडी एयर है, बाहर ऑलरेडी रेयर मीडियम है, क्यों तो उसको नेग्लेक्ट करके क्यों क्लैडिंग किया गया मैं बताता हूं आपको। तो दो मटेरियल हो गया, अंदर ग्लास, अंदर डेंसर, और बाहर की तरफ जो सरफेस बनाया गया वो रेयर। अब क्या होता है सुनो, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या किया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लाइट को एक बार भेज दिया जाता है तो लाइट फिर बाहर निकलती ही नहीं है, वो अंदर ही ट्रेवल करती रहती है। चाहे कितना भी लंबा जाना है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, वो लाइट बाहर आएगी नहीं, वो अंदर ही ट्रेवल करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। जितनी दूर भी जाना है, जितनी दूर भी जाना है वो ट्रेवल करती जाएगी। याद रखना इस बात को। तो सबसे पहले हम अंदर लाइट किस एंगल पे भेजें ताकि लाइट बाहर निकल ही ना पाए, यानी अंदर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। तो एक बार डेंसर मीडियम में लाइट जाए और फिर बाहर निकले ना, तो उसके लिए इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। डेंसर से रेयर, यही है ना टॉपिक, डेंसर से जाके रेयर की तरफ बढ़ रही है, बट बाहर निकलना नहीं है, बाहर लाइट को निकालना नहीं है, अंदर ही इसको घुमाना है। तो उसके लिए पहले क्रिटिकल चेक करते हैं, और क्रिटिकल चेक करने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, C = sin इनवर्स, याद कर जो μ1/μ2। μ1 का मतलब क्या? रेयर मीडियम का। यहां रेयर मीडियम कौन है? क्लैडिंग है, क्योंकि इसका म्यू कम है। तो ऊपर किसका म्यू रखोगे आप? क्लैडिंग का। उस मटेरियल क्या जिससे आपने क्लैडिंग किया है, और नीचे किसका रखोगे बेटा? ध्यान से समझो, ग्लास का। क्या फॉर्मूला होता है बताओ क्रिटिकल एंगल निकालने का? साइन इनवर्स μ1 रेयर, डेंसर μ2, यहां रेयर क्लैडिंग वो जिस मटेरियल से कोटिंग किया है, नीचे डेंसर ग्लास। चेक कर लिया। मान लो एग्जांपल आया, हमें आया, चलो भाई 10 डिग्री है एग्जांपल, मान लो 10 डिग्री आ गया। अब वो जो बंदा अंदर लाइट भेजेगा, वो टारगेट बन गया, उसको हर हाल में क्रिटिकल से ज्यादा पे लाइट भेजेगा। क्यों? क्योंकि लाइट अंदर ही रखना है, TIR कराना है, तभी तो अंदर लाइट घूमती रहेगी। तो इसलिए अब वो बंदा यहां से लाइट भेजता है, ध्यान से देखना, जो लाइट भेजता है, जिस इंसिडेंट एंगल पे भेजता है, वो क्रिटिकल से ज्यादा। तो पहले वो कॉपी पेज पे कैलकुलेशन करता है क्या है क्रिटिकल एंगल, ताकि लाइट डेंसर में जाए और यही घूमती रहे, इधर ही TIR होता रहे, उधर जाए ना, तो पहले क्रिटिकल निकाल लिया। अब 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो 10 से थोड़ा ज्यादा पे लाइट को भेज देता है, उसका काम खत्म। अब TIR शुरू, लाइट गई, रिफ्लेक्ट, फिर ये भी वही एंगल रहेगा। कैसे वही रहेगा? ऑल्टरनेट से वही एंगल। फिर लाइट गई, रिफ्लेक्ट, ये भी फिर वही एंगल पे आएगा, ऑल्टरनेट से सेम होता जाएगा, और इस तरह लाइट जितनी दूर जाना है जाती रहेगी। तो जब हमें डेंसर से लाइट को डेंसर में ही रखना है, रेयर की तरफ नहीं जाने देना है, तो TIR होना चाहिए। उसके लिए पहले क्रिटिकल चेक कर लो, साइन इनवर्स रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम, और उसके बाद उस क्रिटिकल से थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे लाइट भेज दो, लाइट अंदर ही जाती रहेगी, मूव करती रहेगी, बाहर निकलेगी ही नहीं। अब इस प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज ऑप्टिकल फाइबर का दो जगह करते हैं, ध्यान से सुनना। पहला यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब बोलोगे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है? आपको पता है कम्युनिकेशन सिस्टम में हम जो मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं उसे हम सिग्नल कहते हैं, ये सब याद रखना। क्या कहते हैं? सिग्नल। सिग्नल दो तरह के होते हैं बेटा, ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो मैसेज एंड वीडियो मैसेजेस। और अगर हमें दूर तक मैसेज भेजना है, बहुत फास्ट भेजना है, तो लाइट से कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और पूरे सिग्नल को ऑप्टिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए मशीनें होती हैं। जब आप बनोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, तो आप पढ़ोगे। उसके लिए क्या होता है बेटा? उसके लिए मशीनें होती हैं। बीटेक करोगे तो पढ़ोगे आप। मैंने भी बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, हमने पढ़ाई की है। हम चाहते हैं हमने बीटेक किया, लेकिन आप एमटेक करो, मुझसे भी ज्यादा अच्छा करो आप, है कि नहीं? तो इसको अच्छा करने के लिए जब आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसमें पढ़ोगे। तो मैसेजेस को जब हमें दूर भेजना है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर उसको मैसेज को, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को ऑप्टिकल फॉर्म में बदलकर और TIR के थ्रू लंबी दूरी तक भेज दिया जाता है। जा भाई जा, जहां जाना है जा, कोई नॉइस नहीं आएगा, क्योंकि वो सिग्नल बाहर जा ही नहीं पाएगा, बिना डिस्टर्बेंस के सिग्नल पहुंच जाएगा। दूसरा यूज आजकल डॉक्टर लोग करते हैं एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी आपको पता होगा, पेट के अंदर एक पाइप डाला जाता है।
अंदर की चीजों का इमेज देखने के लिए, कहां पे इंफेक्शन है, कहां पे क्या है। तो एंडोस्कोपी में भी क्या होता है, यही पाइप जाती है। एंडोस्कोपी में जो पाइप जाती है ना, यही पाइप होती है, ऑप्टिकल फाइबर। क्यों? उसके अंदर से लाइट भेजी जाती है और वो लाइट हर जगह का इमेज दिखाता है। स्क्रीन पे डॉक्टर इमेज देखता है ताकि लाइट बाहर ना निकले। ऐसा ना हो लाइट बाहर निकल गई पाइप से, हो ही नहीं सकता। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट जा रही है, तो लाइट जाकर एंडोस्कोपी में ट्रीटमेंट जो होता है, जो इमेजेस वगैरह लिए जाते हैं अंदर के, वो इसी पाइप के थ्रू लाइट को भेजकर पूरा इमेज लिया जाता है। तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशन थे। पहला एप्लीकेशन डायमंड, दूसरा मिराज, तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। लास्ट एप्लीकेशन ओनली 5 मिनट्स। तो आप सीख गए, अब तो आप डॉक्टर भी बन गए। डॉक्टर भी बना दिया मैंने, आपको इंजीनियर भी बना दिया मैंने। बताओ, एक ही क्लास में आपने कम्युनिकेशन भी सीख लिया, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वाह वेरी गुड। दूसरे एग्जांपल में डॉक्टर बन गए आप, एंडोस्कोपी लीजिए, आपने नीट भी कर लिया, आपने नीट भी कर लिया और जेई भी कर लिया। अब डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, अब वापस स्टूडेंट बनाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे आप बहुत अच्छे हो, आपको पढ़ाकर हम बहुत इंजॉय करते हैं और एकदम दिल से पढ़ाता हूं मैं आपको, और अच्छा लगता है पढ़ाना आपको। एक अगला एग्जांपल पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, बहुत एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, राइट एंगल प्रिज्म, लास्ट एग्जांपल है। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, TIR पे 2-3 अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा, पूरा क्लियर करूंगा। आपको बताऊं, एक प्रिज्म अगर ले लिया जाए, राइट एंगल प्रिज्म, बस लास्ट एग्जांपल है, 4 एप्लीकेशन है। ये है राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, अब आप फेस का नाम रख दो, अब आप फेस का नाम रख दो बेटा, A, B और ये C। ये प्रिज्म के तीनों एंड हो गए। अब ध्यान से देखना है बच्चों, अब एक लाइट आती है, ऐसे आती है, सरफेस के नॉर्मल। फिर से सुनना, सरफेस के नॉर्मल। तो एक बात बताओ, सोच के बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं AC फेस की, मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, AC फेस की। तो फॉर फेस AC फेस के लिए लाइट सरफेस के नॉर्मल आई, यानी इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और मैंने क्या कहा था, जब सरफेस के नॉर्मल लाइट आती है, यानी नॉर्मल के अलोंग आती है, तो एंगल भी तो नॉर्मल के साथ लेते हैं, इंसिडेंट 0 होगा, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, ऐसे हो गया। अगर हम इस सरफेस के नॉर्मल लाइट ले जाएं, इंसिडेंट 0 तो रिफ्रैक्टेड भी 0, बात खत्म। अब ये लाइट पहुंच गई कहां, अब ये लाइट पहुंच गई बेटा, थोड़ा सा कलर चेंज करें तो आपको अच्छा लगेगा और दिखने में भी समझ में आएगा। अब ये लाइट पहुंच गई BC फेस पे, तो यहां पर पहले आप ऐसे 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 करके नॉर्मल डाल दो। क्या डाल दिया आपने बच्चे, नॉर्मल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, सोच समझ के बताइएगा। अब ये लाइट किस सरफेस पे पहुंची, BC फेस पे। ये इंसिडेंट लाइट है, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। रिफ्रैक्टेड भी कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अब ये लाइट किस सरफेस पे पहुंची, BC सरफेस पे। तो BC सरफेस पे क्या एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, BC सरफेस के लिए ये इंसिडेंट लाइट, ये यहां का नॉर्मल, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे 45 डिग्री हुआ यहां का इंसिडेंट, ये चेक करते हैं, आपको बताते हैं। कहते हैं ज्योमेट्री में या तो एंगल मैथ्स में ऑल्टरनेट से सेम हो जाता है या करस्पॉन्डिंग से सेम होता है। तो ये 45 तो ये 45 कैसे हो गया, ना तो ये ऑल्टरनेट है ना तो ये करस्पॉन्डिंग है। तो मैथ्स के टीचर आपको बताए होंगे, जरूर बताते होंगे कि ये एंगल सेम होने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा सीखिए आप। कहते ये हैं कि अगर दो लाइन, जैसे आप देखो AC और BC कितना एंगल बना रहा है, 45, ध्यान रखना। और ये जो हमने बनाया है, ये वाला ये लाइन देखो, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन साफ दिख रहा है कि BC का परपेंडिकुलर है। और ये लाइन जो लाइट आ रही है, रे, ये साफ दिख रहा है कि ये AC का परपेंडिकुलर है। तो मैथ्स में यह बताया जाता है कि जो दो लाइन एंगल बनाते हैं उनके परपेंडिकुलर्स भी आपस में वही एंगल बनाते हैं, चाहे आप कहीं भी शो करना है करो आप। इस कॉन्सेप्ट से एंगल सेम हुआ है। यह मत सोचना कि अल्टरनेट नहीं, करस्पॉन्डिंग नहीं, तो कैसे सेम हो गया। ध्यान रखना, ये दोनों लाइन को देखो, ये दोनों को देखो प्लीज। AC का परपेंडिकुलर ये वाली ब्लू लाइन, BC का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन व्हाइट लाइन। तो ये दोनों लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस कारण ये एंगल 45 से 45 हो गया, याद रखना।
अब आप सोचो, अंदर कौन सा मीडियम है बेटा? अंदर ग्लास है, बाहर कौन सा मीडियम है? एयर। अंदर कौन सा मीडियम है? ये तो आपका ग्लास है, तो बाहर तो आपका रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, लाइट डेंसर में जा चुकी है। अब मन में कंफ्यूजन हुआ कि सर जब लाइट डेंसर में चली जाती है तो अब क्या होगा, ये हमें पता नहीं, क्योंकि तीन कहानी हो सकती है। कहां पे सस्पेंस आया? यहां पे आया। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं यार, यहां तो डायरेक्ट 0 डिग्री पे 0 पे, यहां पे तो कुछ चेक ही नहीं करना है। लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम में चली गई तो यहां पे मन में कंफ्यूजन हुआ कि डेंसर में, अब डेंसर में जाने के बाद तीन कहानी में से कौन सी कहानी बनेगी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे चेक। क्या चेक करेंगे? कि क्रिटिकल एंगल क्या है। जरा सुनिए, ग्लास का म्यू, ये प्रिज्म ग्लास का तो है 1.5। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल चेक करो। क्या फॉर्मूला मैंने बनाया क्रिटिकल एंगल चेक करने का? साइन इनवर्स 1/μ। बोलोगे 1/μ क्यों ले लिया सर आपने? अरे भैया बाहर एयर है ना, रेयर है ना, तो वहां तो 1 ही रहेगा, ऊपर हो गया। और जब चेक किया जाता है तो एक फिक्स वैल्यू आती है, याद रखना आप भी पेपर में, 42 डिग्री फिक्स है। यहां भी 42 डिग्री के आसपास क्रिटिकल एंगल आ गया। ग्लास में, डायमंड में भी इतना ही आता था करीब करीब, यहां भी प्रिज्म में भी 42 डिग्री आया। लेकिन अब आप ध्यान देखो, ध्यान से पढ़ना बेटा, अच्छे से पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब कौन से फेस पे हम पहुंच चुके हैं? बीसी फेस पे। तो अब देखो, फॉर फेस बीसी फेस के लिए गौर करो, इंसिडेंट एंगल कितना है बेटा? 45 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है यहां पर? 42 डिग्री। तो साफ दिखा है यहां पर कि इंसिडेंट 45 है और क्रिटिकल डेंसर, जब डेंसर में गया रेयर की तरफ क्या होगा? जब क्रिटिकल चेक किया गया तो पता चला 42 डिग्री, यानी यहां का इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा। और मैंने क्या पढ़ाया था? जब इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा TIR, यानी लाइट क्या होगी? लाइट सीधे बाहर नहीं जाएगी, सरफेस पे नहीं रहेगी, यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी बताइए? डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी यहां पे हो गया TIR। क्यों TIR हुआ? इंसिडेंट 45 ज्योमेट्री से, क्रिटिकल कितना है यहां पर? फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स रेयर अपॉन डेंसर। बाहर एयर है तो 1 लेंगे, डेंसर ग्लास है म्यू लेंगे तो 42 डिग्री, ये फिक्स होता है प्रिज्म के लिए। तो इंसिडेंट इस सरफेस के लिए इंसिडेंट 45, क्रिटिकल 42, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा, तो यहां पे हो गया TIR। लाइट ऐसे आ गई, आगे लाइट। अब कौन से सरफेस पे लाइट गिर गई? अब बताओ, ये तो अलग कर लो, ये तो अलग कॉन्सेप्ट क्रिटिकल का था। अब लाइट कौन से सरफेस पे गिर गई बेटा? ध्यान से पढ़िए, लाइट आ गई फॉर सरफेस। अब कौन से सरफेस पे लाइट आ रही है? पहले इस पे 0 पे 0, इस पे आए तो TIR। अब लाइट आ गई AB सरफेस पे, AB सरफेस पे। AB सरफेस पे लाइट आई तो देखो कैसे आ रही है, AB सरफेस पे सीधे आ रही है ना। AB सरफेस के लिए जो सरफेस है उसके नॉर्मल आ रही है, यानी AB सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और जब इंसिडेंट 0 होता है तो रिफ्रैक्टेड भी तो 0 हो जाता है, यानी अब जो लाइट है बेटा, इस सरफेस पे आने के बाद सीधे बाहर आ जाएगी, डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि लाइट को हमने हॉरिजॉन्टल लाया था, लाइट आई थी हॉरिजॉन्टल, लेकिन निकल कैसे गई? वर्टिकल। लाइट आई थी हॉरिजॉन्टल और निकल गई वर्टिकल, यानी लाइट को 90 डिग्री से टर्न कर दिया इस प्रिज्म ने। किसकी मदद से? TIR की मदद से। अगर यहां पर TIR नहीं होता, अगर यहां पे TIR नहीं होता तो ये लाइट यूं जाकर यूं नहीं निकल जाती, 90 डिग्री से टर्न नहीं कर जाती। तो ये TIR का कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रिज्म पे एक सरफेस पे TIR करा दिया जाए, इस सरफेस पे TIR हो जाए, तो लाइट तो जाती है हॉरिजॉन्टल और निकल जाती है वर्टिकल, यानी लाइट 90 डिग्री से सीधे टर्न हो जाती है। अब इसी प्रिज्म में एक लास्ट है, उसके बाद क्लास एंड कर रहा हूं मैं, 2 मिनट का है। अब बताओ, तो मैं कह सकता हूं कि अगर राइट एंगल प्रिज्म में एक सरफेस पे TIR हो जाए तो लाइट हॉरिजॉन्टल जाती है और फाइनली वर्टिकल निकल जाती है, यानी इंसिडेंट लाइट 90 डिग्री पे टर्न हो जाती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है किसका? कि राइट एंगल प्रिज्म में TIR के थ्रू लाइट को 90 डिग्री से जाती ऐसे है, निकलती ऐसे है, लाइट को 90 डिग्री से टर्न किया जा सकता है। अब बोलोगे सर अब क्या बचा? सर अब क्या बचा? अब बचा है, देखो कि लास्ट बचा है वो देखो, इसी प्रिज्म में बचा है, अलग कोई एप्लीकेशन नहीं है बेटा, इसी में है। अब अगर इसी प्रिज्म को, अब अगर आप इसी प्रिज्म को इस कंडीशन में ला दो, प्रिज्म वही है, आप समझो मेरी बात को, प्रिज्म वही है, प्रिज्म पुराना ही वाला है, आप कंफ्यूज मत होना, यही प्रिज्म है जो पहले प्रिज्म हुआ करता था,
याद है, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री, यही प्रिज्म है बेटा। बस ये प्रिज्म ऐसे खड़ा है, वर्टिकल है, मैंने इसको पलट दिया, पलट करके यू को यू पलट दिया, फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने का मतलब ये ए यहां पहुंच गया कितने डिग्री पे, अब ये यहां आ गया 90 डिग्री पे, राइट। और यह हो गया पॉइंट बी और ये हो गया पॉइंट सी। ये कितने डिग्री पे आ गया बेटा, 45, और ये भी कितने डिग्री पे आ गया, 45। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? सेम प्रिज्म है जो अभी आप में समझा रहा था, ये वर्टिकल था, खड़ा था, इसको पलट दिया, इसको बेड पे लेटा दिया आराम करने के लिए। अब देखते हैं अब क्या होता है, ध्यान से देखना, सुनिए। अब आते हैं इस सरफेस पे, ये लाइट आई, चलो ठीक है, कैसे आई बेटा, सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल। तो कितने डिग्री पे आ रही है, 0 डिग्री पे, तो आपको पता है 0 पे ही निकल जाएगी, ठीक है। चलो अब ये लाइट सीधे कहां पहुंची, इसके लिए क्या इंसिडेंट है बताना, इसके लिए बताओ जल्दी से, रुको मत, मुझे बताते जाओ। कौन से फेस की बात की है मैंने, फॉर फेस, फॉर फेस, कौन से फेस पे लाइट गई थी पहले, बीसी। बताइए बीसी फेस के लिए बताइए इंसिडेंट कैसे गया, सरफेस के नॉर्मल लाइट जा रहा है, इंसिडेंट कितना एंगल है बेटा, 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना है, 0 डिग्री, हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब लाइट सीधे कहां पहुंची, सोच के जवाब दो बेटा। अब लाइट पहुंची ए बी सरफेस पे। अब देखते हैं ए बी सरफेस पे क्या होगा, तो पहले यहां नॉर्मल डाल दो, फिर वही बात, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन, अगेन वही मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट, मैथ्स टीचर को याद करो, थैंक यू बोलो मैथ्स टीचर को, उन्होंने पढ़ाया था आपको। क्या बोलोगे, सर आपने मुझे पढ़ाया था, आज वो हमें काम आ रहा है कि ये दो लाइन फिर इन दोनों लाइन के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये 45 तो ये भी 45 हो गया, अभी मैंने पढ़ाया था, है ना। यानी कि अब हम अगर बात करते हैं कौन से सरफेस का बेटा, अब हम बात करते हैं फॉर किस सरफेस की बात होगी, ए बी की, फॉर सरफेस ए बी। तो ए बी सरफेस में आपको साफ दिख रहा है कि इंसिडेंट आपका कितना है, 45, और अभी प्रिज्म का कितना क्रिटिकल एंगल आया था, याद करो, निकाल दिया था मैंने शुरू में, 42। यानी यहां का इंसिडेंट क्या हो गया, क्रिटिकल से ज्यादा, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा, लाइट डेंसर में है, लाइट डेंसर में है, लाइट डेंसर में है, और डेंसर मीडियम के अंदर जो क्रिटिकल जो इंसिडेंट एंगल है यहां पर इस सरफेस पे, वो क्रिटिकल से ज्यादा। तो लाइट डेंसर में जाने के बाद अगर इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, टी आई आर। यानी यहां पे क्या हो गया बेटा, टी आई आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर से लाइट वापिस हो जाएगी इधर, टी आई आर, बाहर ना जाकर इधर आ जाएगी, राइट। अब लाइट इस पे गिरी, अब देखते हैं इस सरफेस के लिए क्या होगा, तो इस सरफेस के लिए फिर यहां नॉर्मल डाल दो, फिर नॉर्मल डालोगे तो फिर वही बात, ये लाइन और इस लाइन के बीच एंगल क्या होगा, तो बोलोगे सर फिर तो वही बात आ गई सर, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, फिर वही बात, कैसे, ये वाला लाइन इसका परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन इसका परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी तो एंगल वही बन रहा है सर, कितना बन रहा है सर, 45। यहां पर भी एंगल क्या बन रहा है बेटा, 45। इसको हटा देता हूं, जगह कम है, तो यहां पर भी एंगल क्या बन रहा है बच्चे, बताइए जल्दी से, यहां पर भी एंगल क्या बन रहा है आपका, यहां पर भी इंसिडेंट एंगल कितना बन गया, 45। कौन से सरफेस की बात हो रही है, अब एसी सरफेस की बात हो रही है कि यहां पर भी एंगल 45 ही आया, इंसिडेंट 45 आया। तो हम बात करते हैं फॉर फेस, क्या नाम है फेस का, एसी। एसी फेस के लिए बताओ जल्दी से, क्या इंसिडेंट आया बच्चे, 45। फिर वही बात आ गई, और क्रिटिकल एंगल कितना था, यहां पे याद करो निकाला था मैंने 42 डिग्री, तो यहां भी इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा, तो यहां पर भी क्या हो गया, टी आई आर। टी आई आर का मतलब क्या हो गया, लाइट बाहर ना जाकर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आगे रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब लाइट किस पे गिरी, बीसी सरफेस पे गिरी, बीसी सरफेस पे फिर वापस कितना पे गिरी, 0 डिग्री पे, और ये सीधे वापस आ गई 0 डिग्री। तो अब बताओ कितनी जगह टी आई आर हुआ, साफ दिख रहा है यहां पे 2 जगह टी आई आर हुआ, एक यहां पे टी आई आर हुआ और एक यहां पे टी आई आर हुआ। तो साफ दिख रहा है कि 2 जगह टी आई आर हुआ,
एक यहां पे टी आई आर हुआ और एक यहां पे टी आई आर हुआ। तो अगर उसी प्रिज्म को फ्लैट करके दो जगह ए बी पे भी टी आई आर करा दिया जाए और एसी सरफेस भी टी आई आर करा दिया जाए तो लाइट जाएगी राइट और निकल जाएगी लास्ट में लेफ्ट, यानी लाइट कितने डिग्री से टर्न हो जाएगी 180 डिग्री से। यहां पे लिखोगे कि यहां पे जो लाइट है वो 180 डिग्री से टर्न हो जाती है। तो एक राइट एंगल प्रिज्म में लाइट को भेजकर लाइट को अगर ऐसे भेजते हो, यहां पे टी आई आर करा दो तो लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो ये लाइट कितने डिग्री पे टर्न हो गई थी हॉरिजॉन्टल, निकल गई वर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हुआ है आपका टी आई आर, यानी अगर राइट एंगल प्रिज्म में एक बार टी आई आर करा दो तो लाइट हॉरिजॉन्टल जाकर वर्टिकल निकल जाती है, 90 डिग्री पे टर्न हो जाती है। और अगर प्रिज्म को फ्लैट करके एक इस सरफेस भी टी आई आर हो जाए और इस सरफेस भी टी आई आर हो जाए, क्यों? इंसिडेंट 45 क्रिटिकल से ज्यादा। ये लाइट आई, नॉर्मल डाला, ये जो लाइट इसके लिए क्या है इंसिडेंट, यहां पर भी इंसिडेंट 45, किससे? वही कॉन्सेप्ट, ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो यहां भी इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा, यहां फिर टी आई आर, फिर लाइट इधर चली गई, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, फिर 0 पे 0 निकल गई, 0 पे 0 वापस निकल गई। तो अगर दो बार टी आई आर करा दे प्रिज्म को फ्लैट करके यहां भी तो लाइट जाएगी यूं और निकलेगी यूं, यानी लाइट 180 से टर्न कर जाती है और यहां से लाइट कितने डिग्री पे टर्न कर गई? 90 डिग्री से टर्न कर गई। तो राइट एंगल प्रिज्म में अगर आप एक बार टी आई आर करा दो, एक सरफेस पे करा दो तो लाइट हॉरिजॉन्टल जाएगी, वर्टिकल निकल जाएगी। और अगर राइट एंगल प्रिज्म को फ्लैट करके इस सरफेस पे भी टी आई आर करा दो, इस सरफेस पे भी टी आई आर करा दो तो लाइट जाएगी राइट और निकलेगी लेफ्ट, यानी लाइट कितने से टर्न हो जाएगी? 180 डिग्री से। तो टी आई आर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टी आई आर के बारे में 1 मिनट लूंगा। टी आई आर कब होता है? जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है। और जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो तीन तरह की चीजें होने के पूरे चांस हैं। अगर उस सरफेस पे गिराया हुआ इंसिडेंट लाइट एंगल जो भी है और अगर वो क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट फिर बाहर निकल जाएगी। इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा अगले वीडियो में। बाहर भी निकालूंगा लाइट को, मैं सिर्फ अंदर थोड़ी घुमाऊंगा। और जब इंसिडेंट और क्रिटिकल बराबर है तो सरफेस पे और कम है तब बाहर, ज्यादा है तो टी आई आर। तो जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो सबसे पहले मेरे मन में सस्पेंस होगा, आपके मन में भी आएगा। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से क्रिटिकल एंगल निकाल देना कि क्रिटिकल एंगल है क्या। उसके बाद फिर चेक करना कि अब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। अगर कम है तो बाहर निकाल देना लाइट को, बराबर है तो सरफेस पे ही, बराबर है तो यूं जाके सरफेस पे ही घुमा देना, और ज्यादा है तो टी आई आर करा देना, ज्यादा है तो टी आई आर करा देना, बस। तो एक बार टी आई आर तो 90 पे टर्न, और दो सरफेस पे टी आई आर करा दोगे ए बी और ए सी पे तो जाएगी यूं और निकलेगी यूं। आपको मैजिक लगेगा, लाइट गई वहां से निकली नहीं वापस आ गई, वाह ताली बजाओ, मैजिक। कोई मैजिक वैजिक नहीं, सब टी आई आर। दैट इज ऑल टी आई आर, नो मैजिक। आपसे बड़ा कौन मैजिक जानता है? जिसको फिजिक्स आ गया उससे बड़ा कोई मैजिशियन नहीं है। ठीक है बच्चे, तो मुझे लगता है टी आई आर की थ्योरी एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो टी आई आर पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं टाटा बाय बाय करना चाहता हूं, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। टी आई आर के क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चे, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगता है तो औरों तक पहुंचाओ। और अगर आपको लगता है कि सर आप ये टॉपिक और करा दो, ये करा दो, मुझमें कमेंट में ज़रूर बताना बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।